पंजाब और यूपी में चुनाव हो रहा है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। समीन वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठाणे के कोपरी थाने में दर्ज कर लिया गया है मामला, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। फर्जी दस्तावेज को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। नाबालिग होते हुए भी बालिग होने का दावा किया। होटल के लिए स्टाम्प पेपर पर खुद को दिखाया बालिग। और ये बड़ी खबर आ रही है समीन वानखेड़े की, जो है वो मुश्किलें बढ़ गई हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको? मनीष जी, मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्या खबर है ये बताएं दर्शकों को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उस व्यक्ति से जिसका कि महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में रीजनल डायरेक्टर होते हुए खादी बनाम खाकी भी हुआ, और अब खाकी बनाम खाकी होता दिख रहा है अंजनी। अच्छा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हाँ। पूर्व रीजनल डायरेक्टर एनसीबी के समीर वानखेड़े के खिलाफ ठाणे के नवी मुंबई के कोपरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हां, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और वो एफआईआर की कॉपी इस वक्त आपके अपने पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज इंडिया पर है, जिसमें कि समीर ज्ञानदेव वानखेड़े, जिन पर आरोप है कि राज्य उत्पादन शुल्क यानी कि स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में सदगुरु होटल, जो कि एक बियर बार के लाइसेंस लेने के लिए जो एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, उसमें गलत जानकारी, फर्जी जानकारी स्टैम्प पेपर पर लिखकर राज्य उत्पादन शुल्क यानी कि स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को दी गई थी, जिसके तहत नवी मुंबई के कोपरी पुलिस थाने में समीर ज्ञानदेव वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से, और इतना ही नहीं तो इसके पहले समीर वानखेड़े विवादों में घिरते रहे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नवाब मलिक और उनके बीच जो तनातनी, जो रस्साकशी चलती रही अंजनी, हाँ। उसको भी हमने देखा कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर किस तरह से समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक ने सबूत दिए थे। हाँ। लेकिन हाल ही में केंद्र की जातीय समीकरण यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी ने समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दी। उसके बाद एक नई मुसीबत, जो कि राज्य उत्पादन शुल्क सन 1996-97 में दिए गए इस स्टैम्प पेपर पर जो शपथ पत्र जिसे कहते हैं, हाँ। एफिडेविट जिसे कहते हैं, हाँ। उस पर दी गई गलत जानकारी के तहत, जालसाजी के तहत, हाँ। मामला नवी मुंबई के कोपरी पुलिस थाने में समीर ज्ञानदेव वानखेड़े के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। अंजनी, इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर हम शाहरुख खान के बेटे की बात करें मनीष जी, उस वक्त ये चर्चा में आए थे और उनके बेटे को काफी देर तक उन्होंने गिरफ्तार करके रखा था, जांच के नाम पे उनको रखा था कस्टडी में। इसके बाद से नवाब मलिक आते हैं, उनका कच्चा चिट्ठा खोलते हैं, और उसी कड़ी में एक और ये खुलासा हुआ है। अब उनकी मुश्किलें तो और बढ़ जाएंगी। देखिए अंजनी, जहां तक चर्चा में आने की जो आप बात कर रहे हैं, समीर वानखेड़े वैसे भी अपने कामकाज के तरीके से हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। हाँ। आप बात कर रहे हैं आर्यन की, तो मैं आगे आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। हाँ। मैं पीछे ले जाना चाहूंगा सुशांत सिंह राजपूत मामले में, हाँ। जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े तारे सितारे अभिनेता उनके दफ्तर के सामने अपनी हाजिरी लगाने पहुंच रहे थे। ऐसे में जब ये मामला महाराष्ट्र के कद्दावर मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद के साथ हुआ, उसके बाद से ये विवाद गहरा गया, और उसके बाद एक के बाद एक नवाब मलिक रोज एक सुर्री छोड़ते थे, जिसके बाद विवाद गहराता गया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अंजनी ये है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हाँ, जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है इस पर समीर वानखेड़े को जवाब देना मुश्किल हो सकता है अंजनी। बिल्कुल, जाति धर्म के बाद अब जो है उन्होंने अपनी जो आयु है उसको भी छुपाई थी, यानी वो नाबालिग थे और खुद को बालिग दिखाया था इसमें। जी, यही मामला, इसी मामले के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है अंजनी। और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा, अगर समीर वानखेड़े उस समय नाबालिग थे तो क्या उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने ये सब कुछ किया, ये बियर बार यानी कि सदगुरु होटल को हासिल करने के लिए और उसे खरीदने के लिए? तो ऐसी बहुत सारी पेचीदगियां हैं जो मुझे लगता है इस एफआईआर दर्ज होने के बाद एक अभिमन्यु किस तरह से इसको भेदेगा। ये वो चक्रव्यूह जो रचा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज्य उत्पादन शुल्क ने वो सारे मामलों की तहकीकात करने के बाद ही पुलिस ने बहुत समय लिया। जब जो फिरियादी थे, अगर फिरियादी का मैं आपको नाम बताऊं
तो अंजनी वो फिरियादी उसे कहा जाता है जो कंप्लेनेंट होता है। हाँ। तो महाराष्ट्र में फिरियादी का मतलब कंप्लेनेंट होता है और फिरियादी का नाम है सत्यवान शंकर गोगावले, 50 साल के, और इन्होंने ये मामला दर्ज किया है, जो कि निरीक्षक है राज्य उत्पादन शुल्क के। इनकी कंप्लेंट पर, इनकी शिकायत पर कोपरी थाने में, नवी मुंबई के कोपरी थाने में सदगुरु होटल मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ तो ये क्या माना जाता है? इसमें तो कई मामले बनते होंगे, क्या 420 का भी मामला बनेगा क्या इनके ऊपर? कई मामले हो जाएंगे फिर तो। अंजनी, आप अपना सवाल एक बार फिर दोहराएं। कह रहे हैं सर, क्या इनके ऊपर फिर 420 का भी मामला बनेगा? कई और मामले बनेंगे इनके ऊपर? इस तरह से एफआईआर जो दर्ज हुई है, पुलिस ने थोड़ा समय लिया। राज्य उत्पादन शुल्क के 50 वर्षीय शंकर गोगावले, जिनके शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है, पुलिस ने भी तहकीकात की है। और चूंकि मामला, जैसा मैंने कहा, पहले खादी बनाम खाकी और अब खाकी बनाम खाकी होता दिखाई दे रहा है। हाँ। समीर वानखेड़े कस्टम ऑफिसर हैं, इस समय रीजनल डायरेक्टर एनसीबी से निकलकर वो वापस अपने काडर में गए और काडर में जाने के बाद उनके पास डीआरआई की पोस्टिंग है। तो ऐसी सूरत में समीर वानखेड़े के लिए मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं देती। पहले एनसीबी में, वहां से उनको हटाया गया, कस्टम में आए, अब यहां पर भी जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो यानी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आगे क्या हो सकता है? इनको हिरासत में लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए अंजनी, मैं आपको किन धाराओं के तहत समीर वानखेड़े के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है ये भी बताना चाहूंगा। समीर वानखेड़े के खिलाफ जो रजिस्ट्रेशन, जो जिस तरह इस मामले में पूरी जानकारी जो सीआरपीसी के तहत हुई है, वो है 181 सेक्शन 181, 188, 420, हाँ। जो कि नॉन अवेलेबल होता है। इस वक्त की बड़ी खबर 465, 468, 471, इन सारे मामलों के तहत, आईपीसी की धारा के तहत समीर वानखेड़े के खिलाफ यह मामला दर्ज कर लिया गया। अंजनी, बिल्कुल सर, और यही मैं कह भी रहा था कि इस पूरे मामले में 420 का मामला बनता है, और वो आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाया है कि 420 के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है। जी, इस बाबत अब मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस, जो कि कोपरी पुलिस थाने में समीर वानखेड़े को जाना होगा, उनसे पूछताछ होगी। अब पुलिस आगे कैसे बढ़ती है, नवी मुंबई की पुलिस कैसे आगे बढ़ती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। और बड़े सवाल के साथ साथ समीर वानखेड़े, जी हां, जो इस समय एनसीबी में नहीं भी हैं, अब फिर से एक बार विवादों में गिरते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो बड़ी खबर, समीर वानखेड़े एक बार फिर से घिरते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब चुनाव की बात करते हैं। पंजाब और यूपी में मतदान चल रहा है, और जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर भी रहे थे कि पंजाब में थोड़ी मतदान की गति धीमी है, लेकिन अब उसने रफ्तार पकड़ ली। अपडेट आपको देते हैं। पंजाब में 1 बजे तक 34.10% मतदान हुआ है, बटाला में 26% और गुरदासपुर में 33.04% मतदान दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं पंजाब में। और राजीव पाठक हमारे रेजिडेंट एडिटर खुद हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है, चलेंगे उनके पास चलेंगे, लेकिन ये अपडेट आपको बता रहे हैं कि जो मतदान हुआ है वो आपको बता रहे हैं। गुरदासपुर में 33.4% मतदान दर्ज किया गया है। पंजाब में 1 बजे तक 34.10% मतदान दर्ज किया गया है। इसके अलावा बटाला में 26%, यानी यहां पर थोड़ा सा मतदान कम हुआ है। गुरदासपुर में 33.4% मतदान किया गया है। और जसवीर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता जसवीर। जो 9 बजे तक के आंकड़े थे वो बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे, लेकिन अब जब 1 बजे के हम आंकड़े रख रहे हैं, इसमें कुछ इजाफा हुआ, यानी उत्साह लोगों में दिख रहा है। और आपकी रिपोर्ट में हमने देखा था कि लंबी कतार लगी हुई थी। जी, अभी जो थोड़ी देर पहले काफ़ी 38% यहाँ पे वोट डल गए। इस समय हम पटियाला के देहाती इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे 38% के करीब वहाँ पे वोट डाल चुके हैं लोग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब जो मतदान फीसदी बढ़ता जा रहा है अलग अलग जगहों पे, लेकिन बटाला की बात करें जसवीर, वहां पे थोड़ा सा कम उत्साह दिख रहा है। अभी 26% के आंकड़े आए हैं सामने। जी, अभी लोग घर से निकले, कई लोग अपने अपने कामों पे गए हुए हैं। थोड़ी देर बाद अभी वो आना शुरू हो गए। आप देख सकते हो यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपने अपने वोट डालने के लिए। वो लोग अपने घर के काम करने के बाद यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से वोटर पे बात करते हैं। हाँ जी सर,
कि अब किन मुद्दों को लेके आप चुनाव में वोट डालने के लिए पहुंचे हो सर? देखिए, मुद्दा एक ही होता है हमारा कि विकास होना चाहिए हमारे एरिया का, इलाके का, तो उसी हिसाब से वोट डालनी चाहिए और वोट उसी हिसाब से डल भी रही है, क्योंकि जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं पिछले श्री ब्रह्म महिंद्रा जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया, डेवलपमेंट करवाई है अपने एरिया में। और इस बार के उम्मीदवार जो हैं मोहित महिंद्रा जी, उनका भी यही विजन है कि अपने इलाके में, अपने हलके में उन्होंने विकास का जो टीचा रखा है उसके प्रति। देखो, ये वोटर धीरे धीरे बड़ी तेजी से निकलने जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं और लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए निकल रहे हैं कोई बड़ी तेजी से। अब लोग, क्योंकि 1:30 बजे के बाद लोग घर से निकलते हैं, अपने घर का काम करने के बाद ही वोट डालने के लिए आते हैं। ठीक है राजीव जी, राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, एक चीज हमने देखा कि इस बार थोड़ा 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है, और जब हम लोगों ने 9 बजे के आंकड़े रखे तो उसमें 6-7% हुआ था, लेकिन अब 1 बजे के आंकड़े हम रख रहे हैं तो कई जगहों पर 36 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और एक चीज हमने पंजाब के बारे में सुना है, आप ठीक है अमरिंदर सिंह को सुन लेते, इसके बाद राजू जी आपके पास आएंगे। Last year, when I got a lead of 50,000, we had only crossed by 1 o'clock, I think 25%. So the percentage is much higher of polling. So I see that, and that I think is a good sign for me, that people still have confidence in me and are coming out in full force to vote. Sir, also we talk about a previous election और उसके पहले वाला भी election. This election is maybe, different from other election which you have been fought. So how do you see it? And it is also some kind of election of prestige too, sir. Do you see I don't see it different. Do you know which election this is of mine? 20th. Yes. 12th of my own, where I fought twice for the MP and Assembly and all. But other than that, supported my mother, supported my father, supported others in Patiala. And so it's the 20th, and you get a good insight over the years as to how the responses are. And responses are very positive. And I am not concerned about elections in Patiala at all. चलिए, कैप्टन साहब को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं भाई जनता हम पे भरोसा कर रही है। राजू, देखिए अब मतदान फीसदी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखना ये होगा कि यूपी में 7 बजे से मतदान हो रहा है और पंजाब में 8 बजे से। देखिए, जैसा कि जसबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पोलिंग बूथ पे मौजूद है हमारे 7 लोकेशंस पे, पंजाब में 7 जगहों पे हमारे रिपोर्टर इस समय लाइव हैं हमारे साथ। वो पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं, जगह जगह पोलिंग बूथ बदल भी रहे हैं और हमें रियल टाइम में जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त पोलिंग बूथ का क्या हाल है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम तक, जब इलेक्शन कमीशन उसको जारी करता है, वो हम तक पहुंचने में करीबन 45 मिनट का वक्त लगता है टेक्निकल रीजंस की वजह से। मगर हम जनता को और देश को ये लाइव दिखा रहे हैं 7 लोकेशन से कि जनता कितने बजे कितने कौन कौन से पोलिंग बूथ पे पहुंच रही है। कैप्टन साहब ने भी, अब आपने अभी सुना उनकी बाइट में कि उन्होंने ये एक खुशी जाहिर की कि अच्छी बात है कि अब जनता निकल के आ रही है वोट देने के लिए। और जसबीर ने भी बताया कि अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, तकरीबन पटियाला में जहां वो मौजूद थे वहां 38% के आसपास वोटिंग परसेंटेज पहुंच गया है। तो और वहां पे आप जनता जिसकी बाइट भी सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जनता पंजाब में विकास चाहती है, विकास के मुद्दों पर वोट करेगी। वहां पे जात, धर्म या किसी और इस तरह के एंटी गम्बंसी वाला फैक्टर है, ठीक है, वो बात है, अलग है, लेकिन उनको विकास चाहिए। अगर मौजूदा सरकार जो कांग्रेस की वहां पे थी, अगर उसने विकास किया होगा तो जनता उनको वोट करेगी। अगर उनको विकास लग रहा है कि कोई और पार्टी करेगी तो वो उसके पास जाएंगे। चलिए, यही तो पंजाब की खासियत है और इसीलिए वो टॉप का स्टेट है पूरे भारत में।